हेलो, गुड इवनिंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग अपनी लाइव क्लास में आई एम बैक अगेन विथ another very interesting book for the history of English literature, especially स्टूडेंट्स जो TGT PET एंड नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। I always ask them, I always prefer them to read the book W.J. Long की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, एंड दे मस्ट आल्सो रीड द हिस्ट्री ऑफ एडवर्ड एल्बर्ट। सो वी हैव ऑलरेडी डन विद द वर्क ऑफ एडवर्ड एल्बर्ट। एडवर्ड एल्बर्ट की हिस्ट्री हम पहले कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर विलियम जे लॉन्ग्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर हम देखेंगे विलियम जे लॉन्ग को चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। वी विल हैव अ क्विक, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड द क्लास। श्वेता इज देयर, गुड इवनिंग श्वेता। रोहित इज देयर, गुड इवनिंग रोहित। इनायत इज हियर, प्रणाम। सी सिंह प्रणाम, खुश रहिए इनायत। चलिए, तो चैप्टर सेकंड, जो चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो डोंट बी कंफ्यूज इन चैप्टर फर्स्ट। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, केवल एक इंट्रोडक्शन है। पोएट्री क्या होती है उन सब के बारे में पोएट ने बताया। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट यू नो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको कभी स्पेयर टाइम मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। दैट इज नॉट यू नो something important that may be asked in your examination. चलिए, let's begin with the chapter second. हम chapter second शुरू करते हैं, that is Anglo-Saxon or Old English period. Old English period को हम देखेंगे, which is supposed to be begin from 452 1055 452 1055. Sometimes it is considered 1066 ना। विलियम द कॉन्करर का जो एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं 1066 में, विलियम द कॉन्करर ने नॉर्मन को कॉन्क्वेस्ट किया था ना। नॉर्मन थे ये, इन्होंने कॉन्क्वेस्ट जब किया, अपनी विजय प्राप्त की, तो ये यहाँ तक माना जाता है। लेकिन रफ क्या है, दैट इज 450 to 105। तो इसके बीच में हम देखेंगे हमारे जो एंग्लो सैक्सन जो पोएट्री लिखी गई या ओल्ड इंग्लिश पोएट्री लिखी गई उसके बारे में देखेंगे। सोशल बैकग्राउंड क्या था उस समय का, उसके बारे में हम देखेंगे। वॉट एवर विलियम जे लॉन्ग हैज गिवन हियर, जो कुछ भी उन्होंने दिया है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो हम इस टाइम पीरियड पर देखेंगे। तो ठीक है, लेट्स बिगिन द क्लास। सो चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा आता है पहला इसमें जो पार्ट है, दैट इज आवर फर्स्ट पोएट्री। So in this section, poet introduced us with the first poetry that is written in Old English. Old English में जो पहली पोएट्री लिखी गई है उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि बियोल्फ जो है एक एपिक है। बियोल्फ इज एन एपिक, बियोल्फ इज एन एपिक। ये एक एपिकल पोयम है, एक एपिक फॉर्म में लिखी गई है। यहां से ये शुरुआत करते हैं। ये है क्या, कहते हैं ये सबसे अर्लीस्ट और ग्रेटेस्ट इपिक है। मतलब इंग्लिश में इससे पहले कोई इपिक नहीं लिखा गया है। और भाषा में आपको मिलेगा ना, और भाषा में आपको ग्रीक एंड हिब्रू में आपको मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में इससे पहले कोई इपिक आपको नहीं मिलेगी। तो अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इपिक आर हीरोइक पोएम इन आवर लिटरेचर। इन आवर लिटरेचर मतलब विलियम जे लॉन्ग इज सेइंग अबाउट हिज लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर ना। इंग्लैंड के थे तो इंग्लिश लिटरेचर कह रहे हैं। हमारे साहित्य में सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे ज्यादा अच्छी जो हमारी एपिक है, फर्स्ट एपिक है, दैट इज बियोल्फ है। तो बियोल्फ इज द स्टोरी ऑफ द हीरो बियोल्फ। ये बियोल्फ की जो हीरो इसके हैं उन्हीं की कहानी है, उनके जो ब्रेवरी की कहानी है, 2-3 उनकी जो लड़ाइयां हैं उसी पर ये पूरी बेस्ड है ना। तो चलिए, लेट्स हैव अ क्विक यू नो वर्ड आई व्यू ऑन द टॉपिक दैट डब्ल्यू जे लॉन्ग हैज गिवन हियर। ठीक है, चलिए, इट बिगिंस विथ अ प्रोलॉग। तो डू रिमेंबर, बियोल्फ जो होती है इसकी शुरुआत किससे होती है? प्रोलॉग से होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत किससे होती है? तो इट बिगिंस विथ प्रोलॉग। प्रोलॉग जानते हैं ना, प्रोलॉग इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ना। एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हमें प्ले में कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, वो सारा कुछ थोड़ा सा आइडिया हमें दे दिया जा सकता है। तो ये भी प्रोलॉग की तरह शुरू होता है, विच नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। और प्रोलॉग स्टोरी का पार्ट नहीं होता है, बट क्या करता है, we review gladly for the sake of the splendid poetical conception that produce Scyld, king of the Spear Danes। यहाँ पर जो स्पीयर डेंस एक जगह है, वहां के राजा हैं जिनका नाम है स्काइल्ड। स्काइल्ड के बारे में हमें इस पूरे प्रोलॉग में पता चलता है। हम रिव्यू कर सकते हैं कि उनका
जो स्काइल्ड थे उन्होंने इतना बढ़िया जो रिव्यू अपना दिया है, इतनी बढ़िया पॉलिटिकल कंसेप्शन का जो कंटेंट दिया है, उनके बारे में हम जान सकते हैं कहाँ से, अगर हम प्रोलॉग पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए अब स्टोरी है क्या। स्टोरी अगर हम शार्ट में आपको बता दें, स्पीयर डेंस में कुछ समय तक, स्पीयर डेंस एक प्लेस का नाम है, स्पीयर डेंस में कुछ समय तक जो है कोई राजा नहीं था। एट अ टाइम व्हेन द स्पीयर डेंस वर विदाउट अ किंग, कह रहे हैं जो स्पीयर डेंस के लोग थे ना वो बिना राजा के थे। तभी क्या हुआ, अ शिप केम सेलिंग इनटू देयर हार्बर, तभी उनके हार्बर के पास, मतलब ये सब समुद्री इलाके थे ना, आइलैंड है सब, तो आइलैंड है तो इनके किनारे हार्बर के पास एक जहाज जो है वो तैरते हुए आती है। इट वॉज फिल्ड विथ ट्रेजर्स एंड वेपन्स ऑफ वॉर, इसमें क्या भरा हुआ है जो जहाज है, ये ट्रेजर्स खजाने से और युद्ध के हथियारों से भरी हुई थी। एंड इन द मिडस्ट ऑफ दीज वार लाइक थिंग्स वॉज अ बेबी स्लीपिंग, और ये खूब, मान लीजिए ये जहाज है आपकी, ठीक है, अब यहाँ पे सोना चांदी सब ये रखा हुआ है, यहाँ पे जो भी तलवारें वगैरह रखी हुई हैं, और यहाँ पर बीच में एक बेबी है वो सो रहा होता है, वो भी उसी में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। नो मैन सेल्ड द शिप, जहाज को कोई सेल भी नहीं कर रहा था, मतलब कोई उसको चला नहीं रहा था। इट केम ऑफ इट सेल्फ, ये खुद ही आई थी, ब्रिंगिंग द चाइल्ड हुज नेम वाज स्काइल्ड, ये वही चाइल्ड है जिसका बाद में नाम वहां के लोगों ने क्या रखा, स्काइल्ड, और यही स्काइल्ड आगे चल के क्या बनता है, स्पेयर डेन का राजा बनता है, स्पेयर डेन का राजा बनता है, मतलब वहां के जितने लोग थे उनका राजा बनता है यही आगे चल के। नाउ स्काइल्ड ग्रू एंड बिकेम अ माइटी वॉरियर, अब धीरे धीरे स्काइल्ड जो है बड़ा होता है और बहुत ताकतवर वॉरियर बन गया है। एंड लेड द स्पीयर डेंस फॉर मेनी ईयर्स एंड वॉज दियर किंग, और बहुत दिनों तक उनका राजा रहता है और काफी दिनों तक उन पर शासन करता है, उनका नेतृत्व करता है। व्हेन हिज सन बेवुल्फ हैड बिकम स्ट्रांग, अब स्काइल्ड का बेटा है, स्काइल्ड का बेटा कौन है, बेवुल्फ, ये अब बड़ा हो रहा है और ये काफी स्ट्रांग हो गया है ना, ये काफी स्ट्रांग हो गया है। एंड वाइज एनफ टू रूल, अब ये काफी शासन करने के योग्य हो गया, मतलब यंग हो गया है, एनर्जेटिक तो है ही, हिस्ट पुष्ट है ही, साथ साथ में क्या है, ही इज वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान भी है। देन वियर्ड, ये देखना मैंने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में ये कराया है कि ओल्ड इंग्लिश में वियर्ड का मतलब क्या होता है, तो वियर्ड का मतलब यहां पे दिया है फेट, क्या होता है, फेट। देन वियर्ड हु स्पीक्स बट वंस टू एनी मैन केम एंड स्टूड एट हैंड, कह रहे हैं भाग्य किसी व्यक्ति का एक बार साथ देती है ना, तो एक बार ये भाग्य ही इसके सामने आया और कहा एंड इट वॉज टाइम फॉर स्काइल्ड टू गो, और कहा कि अब स्काइल्ड का जाने का समय आ गया, मतलब नाउ इट वाज द टाइम फॉर बेवुल्फ टू रूल द स्पीयर डेंस, अब स्पीयर डेंस पर शासन करने का समय किसका आ गया था, बेवुल्फ का आ गया था। दिस इज हाउ दे बरीड हिम, और इस प्रकार से वो मर गया और उसको वहां पर दफन कर दिया गया, किसको, स्काइल्ड को। देन स्काइल्ड डिपार्टेड एट अ वर्ड ऑफ वियर्ड स्पोकन, ये पोयम दिया हुआ है तो हम इस पोयम को नहीं पढ़ेंगे, ये लाइंस को, क्योंकि हमारे पास लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है। द स्केल डिपार्टेड एट वर्ड ऑफ वियर्ड स्पोकन, द हीरो टू गो टू द होम ऑफ द गॉड्स, सैडली दे बोर हिम टू ब्रिंक ऑफ द ओशन, कॉमरेड्स स्टिल हिडिंग हिज वर्ड ऑफ कमांड, देयर रोड इन द हार्बर द प्रिंस शिप रेडी विथ प्रोक रनिंग प्राउडली एंड शाइनिंग सेल सेट्स। तो ये पूरी लाइन दी हुई है, ये टेक्निक दी हुई है कैसे ओल्ड मैन में लिखा करते थे, ठीक है। चलिए अब कहानी जहां से हमें बेवुल्फ की मिलती है, ये तो आपको स्काइल्ड की कहानी जाननी थी, बेवुल्फ का जन्म कैसे हुआ ये आपको जानना था। अब आगे आपको जो जानना है वो ये है कि स्टोरी में होता क्या है। तो यही जो हमारे स्काइल्ड के डिसेंडेंट्स थे, वन ऑफ स्काइल्ड डिसेंडेंट वाज हॉथगर, हॉथगर थे, ये क्या थे, किंग्स ऑफ द डेंस, ये डेंस के राजा रहे हैं। एंड विथ हिम द स्टोरी ऑफ आवर बेवुल्फ बिगिंस, और जो हमारी स्टोरी है ना, ये बेवुल्फ इपिक की जो स्टोरी है यहीं से शुरू होती है। राजा कौन है, हॉथगार जो है किंग ऑफ डेंस हैं, और अब यहीं से स्टोरी बिगिन होती है। हॉथगार इन हिज ओल्ड एज हैड बिल्ट नियर द सी अ मीड हॉल्ड कॉल्ड हेरोट, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने राज्य में समुद्र, द सी अ मिड हॉल, सी के पास जो है इन्होंने एक हॉल बना के रखा है, ठीक है,
मीड हॉल बना के रखा है जहां पर पार्टी वगैरह होती है, वहां पर बना के रखा है। और उस हॉल का नाम क्या है? हॉल का नाम है हेरोट। क्या नाम है? हेरोट। ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है। हॉल का नाम क्या है? हेरोट है। द मोस्ट स्प्लेंडेड हॉल इन द होल वर्ल्ड, उस समय के दुनिया में सबसे फेमस ये क्या है? हॉल है। Where the king and his thanes gathered nightly to feast and to listen to the songs of his glee men. ये हॉल बना क्यों था? जितने इसके वॉरियर्स होते थे ना, नोबल्स वगैरह होते थे, हाई हाई ऑफिशियल्स जो होते थे, वो क्या करते थे? वो यहाँ पर आते थे और रात्रि में अपना भोजन वगैरह किया करते थे। और उसके बाद क्या होता था? ये लोग वहां के जो ग्ली मैन होते थे, ग्ली मतलब सिंगर्स पोएट्स, जो ओल्ड इंग्लिश में पोएट्स को ग्ली मैन कहा जाता था, उनके गीत वगैरह को ये लोग सुना करते थे। मतलब ये पार्टी हॉल था, ठीक है, पार्टी हॉल था। वन नाइट एज दे वर ऑल स्लीपिंग, एक दिन ये लोग पार्टी वगैरह करके अपना खा पी के सो रहे थे, तभी क्या हुआ? एक दिन मतलब एक रात, हम लोग हर चीज को दिन कहते हैं ना। एक रात को जब ये लोग खा पी के सो रहे थे तो क्या हुआ? अ फ्राइटफुल मॉन्स्टर, एक बड़ा ही भयानक शैतान जो है, जिसका नाम क्या था? ग्रेंडल। याद कर लो भैया, ग्रेंडल जो है वो आती है, ब्रोक इनटू द हॉल, दीवार तोड़ करके हॉल में घुस जाती है। किल्ड 30 ऑफ द स्लीपिंग वॉरियर्स, अंडरलाइन कर लेना, 30 वहां पर सो रहे सैनिकों को, वॉरियर्स को, योद्धाओं को मार देती है। and carried off their bodies to devour them in his lair under the sea, और समुद्र के नीचे उसका जो एक गुफा है, वहां पर इनकी बॉडी को लेकर के जाती है और वहां पर जाकर के वहां पर अपना क्या करेगी? भाई राक्षसीन है तो खाएगी पिएगी, यही करेगी और क्या। दिस अपॉलिंग विजिट वॉज स्पीडली रिपीटेड। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार आई थी, अब इसका एक्शन मतलब ग्रेंडल की जो एक्टिविटी थी बार बार रिपीट हो रही थी। मतलब अगेन एंड अगेन ग्रेंडल आती थी, जब पार्टी होती थी तो लोग, उसको पता रहता था यहाँ पे आए, अटैक करती थी और कुछ लोगों को मार करके उनकी बॉडीज को लेकर के चली जाती थी। अब लोगों में वहां पर बहुत फियर हो गया और पूरे हॉल में डर का माहौल फैल गया। द वॉरियर्स फॉट एट फर्स्ट, शुरुआत में तो जो योद्धा थे वो लड़ रहे थे, बट फ्लेड व्हेन दे डिस्कवर्ड दैट नो वेपन कुड हार्म द मॉन्स्टर, लेकिन वो लोग डर के भाग गए बाद में, जब उन्हें पता चला कि ये जो मॉन्स्टर है इसे कोई हथियार नहीं मार सकता, नो वेपन कुड हार्म द मॉन्स्टर। वो सब के सब लोग परेशान हो गए कि इसको तो मार नहीं सकते, तो डर करके भाग गए। हेरोट वॉज लेफ्ट डिजर्टेड एंड साइलेंट, अब हेरोट पूरा शांत हो गया, वहां कोई नहीं रह गया, निर्जन हो गया, बंजर हो गया। फॉर 12 विंटर्स, 12 साल तक ग्रेंडल्स हॉरिबल रेड्स कंटिन्यूड, लगातार 12 साल तक ग्रेंडल इसी प्रकार से काम करती रही। एंड जॉय वॉज चेंज टू द मॉर्निंग अमंग द स्पीयर डेंस, और स्पीयर डेंस के जो स्पीयर डेंस के वासी थे उनके बीच में जो जॉय था ना, वो अब मॉर्निंग में बदल गया, मतलब बिलाप में बदल गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड एट लास्ट, लास्ट में क्या हम देखते हैं? द रूमर ऑफ ग्रेंडल क्रॉस्ड ओवर द सी टू द लैंड ऑफ गीट्स। कह रहे हैं अब ये ग्रेंडल की जो हॉरर की कहानी थी ना, जो इसका डर आतंक था, ये कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। तो समुद्र के उस पार भी ये कहानी गई, कहां तक पहुंची? गीट्स तक पहुंची। वेयर अ यंग हीरो ड्वेल्ट इन द हाउस ऑफ हिज अंकल हाइगेलेक, जहां पर एक यंग हीरो ब्योल्फ जो है अपने अंकल के घर में रहता था, जिनका नाम था किंग हाइगेलेक। हाइगेलेक के यहां वो रहता था। सॉरी, बेवुल्फ वॉज हिज नेम, और उस यंग मैन का नाम क्या था? बेवुल्फ था। अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ एंड करेज, बड़ा ताकतवर आदमी, बड़ा साहसी आदमी था। एंड अ माइटी स्विमर, और बहुत अच्छा तैराक भी था। who had developed his powers fighting the knickers, whales, walruses and seals in the ice-bound northern ocean, जो कि उत्तरी समुद्र में उसने बहुत अनेक प्रकार के जानवरों से जो है, व्हेल से, निकर से, सील से, सबसे लड़ा हुआ है और उसने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है, बहुत ही पावरफुल है। When he heard the story, जब उसने ये कहानी सुनी कि there is some monster named ग्रेंडल जो है
used to come to spear dance and kill most of the people there. Everyone is horrified. ये कहानी जब वो सुनता है तो he is suddenly prepared himself to go to the spear dance and save the public. तुरंत वो डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा और डेंस को वो जो राक्षस है उससे मुक्त कराऊंगा। उसके बाद Beowulf was stirred to go and fight the monster and free the Danes, और डेंस को फ्री करने का वो निर्णय लेता है। डेंस आखिर में थे कौन? Who were his father's friend ना, इसके पिता के फ्रेंड ही थे, बाद में उन्हीं में से राजा बने थे ना। पहले तो इसके पिताजी स्काइल्ड स्पीयर डेंस के ही थे, वही स्पीयर डेंस के लोग ही जो थे स्काइल्ड जो है वहां का राजा बना था, और बाद में स्काइल्ड का ही लड़का हमारा बियोल्फ है। और यही बियोल्फ जो है ये चला जाता अपने अंकल के यहाँ हाइगैलेक के यहाँ चला जाता है, और वहां पे ये रहता है, और स्पीयर डेंस में उसके जो डिसेंडेंट थे वो लोग वहां पर राजा बन जाते हैं। और उन्हीं के डिसेंडेंट में कौन था? जो है हमारे उस समय के राजा थे, क्या नाम था उनका? अरे अभी तो मिला था, हाँ हॉथगर। ठीक है, हॉथगर जो है उनके राजा हैं, वही मतलब ये बियोल्फ के ही फैमिली के हैं। लेकिन बियोल्फ इज नॉट लिविंग एनी मोर देयर इन द स्पीयर डेंस, ही इज लिविंग इन द किंगडम ऑफ हाइगैलेक। वो हाइगैलेक के किंगडम में रहता है, समुद्र के उस पार। अब होता क्या है, ये बियोल्फ है और इसके कुछ बहुत खास मित्र हैं, सैनिक हैं, वॉरियर्स हैं, जिनको लेकर के ये अपनी समुद्री यात्राएं करता है। और इसको शौक भी है ये एडवेंचर करने का ना, तो ये निकल पड़ता है किसको लेकर के? ये निकल पड़ता है अपने 14 कंपेनियंस को लेकर के। विथ 14 कंपेनियंस ही क्रॉसेस द सी। अपने 14 साथियों को लेकर के और बियोल्फ एक, तो 15 लोग हो गए। ये जहाज पर बैठ करके समुद्र को क्रॉस करके कहां से जाते हैं? अब समझ लीजिए, ये बीच में समुद्र है, इस तरफ आपका स्पीयर डेंस है और इस तरफ आपका क्या है? हाइगैलेक किंगडम है ना, हाइगैलिक का किंगडम है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये पार करके पहुंच गए स्पीयर डेंस, 15 लोग। ठीक है, देयर इज एन एक्सीलेंट बिट ऑफ ओशन पोएट्री। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, बियोल्फ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ओशन पोएट्री बहुत लिखी गई है, और यही ओशन पोएट्री बाद में चल करके माना जाता है कि पहली रोमांटिक जो है, मतलब द पोएट्री विच हैव सम रोमांटिक एलिमेंट इन इट, पहली रोमांटिक एलिमेंट कंटेंट करती है ये। मतलब ओशन की जो इनकी यात्रा थी ना उतने देर की, उसको जो पोएट ने दिखाया है वो ओशन पोएट्री कहलाती है। और उसके बाद तो ओशन पोएट्री बहुत सारे लोगों ने लिखा है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर में देखिए आप, ओशन पोएट्री है। बाद में नॉवेल्स वगैरह बहुत सारे लिखे गए हैं। And we get a vivid idea of the hospitality of a brave people by following the poet's description of Beowulf's meeting with King Hrothgar and Queen Wealhtheow। देखिए अब ये पहुंच गए, बियोल्फ कहां पहुंच गए? पहुंच गए स्पीयर डेंस। वहां पर जो किंग हॉथगर हैं और उनकी जो महारानी हैं वेल्थ्यू हैं, ये दोनों उनका बहुत स्वागत करती हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब आप सफल व्यक्ति रहेंगे तो कहीं आप जाएंगे तो आपका बड़ा स्वागत होगा। ठीक है, बियोल्फ सफल व्यक्ति है, ताकतवर है ना, ताकतवर है, तो राजा महाराजा खड़े हुए हैं, आइए आइए आइए, क्योंकि पता है कि ये हमारा कुछ कल्याण कर सकते हैं। और जब आपको पता रहेगा कि आप खुद ही भूखा बंगाली रहेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए कहता हूं पढ़ लिख लो, बियोल्फ बनो ना। बियोल्फ किससे बनो? इससे मत बनो बियोल्फ। आजकल ये जिम उम जा करके ये मसल सुसल डोले वोले बनाने वाला कोई काम नहीं है। कहाँ लड़ाई करनी, लाठी कहाँ चलानी है। आजकल लड़ाई भी होती है तो ये वाली होती है बस, और आजकल तो इसका वॉर है सीधा। तो इसको सॉल्व करिए, पढ़िए, तो दोनों का स्वागत होता है बहुत बढ़िया से ना। कौन सी वो मूवी है जिसमें कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो बियोल्फ भी वही कहता है कि स्वागत नहीं करोगे, तो ये लोग तो पहले ही खड़े हैं माला वाला लेकर के। खूब स्वागत हुआ। और ये भी पोएट ने उस पोएट्री में दिखाया है कि हाउ द वर्ल्ड यूज्ड टू प्रेज, यूज्ड टू ऑफर ऑनर टू द ब्रेव। ब्रेव को कैसे लोग ऑनर करते हैं। अगर आप कावर्ड रहेंगे ना तो आपको कोई ऑनर करने वाला नहीं होगा। ये भी इस पोएट्री में यहाँ पर दिखाया है। तो हमें ये जो पोएट्री होती है ना बहुत कुछ सिखाती है। हर एक पोएट्री में आप देखेंगे तो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिलता है, जरूरत है तो उसको समझने की।
एंड ऑफ द जॉय एंड फीस्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग इन हेरॉट। अब हेरॉट में फिर से, हेरॉट क्या है, ये वही हॉल है। हेरॉट क्या है, वही हॉल है जहां पर ग्रेंडल आती है और हर बार 30-40 लोगों को मार करके इसने क्या बना दिया था, एकदम कब्रिस्तान बना दिया था यहाँ पर। ये क्या है, अब यहाँ पर फिर से वो मेला आता है। एक मेला मूवी थी ना, मेला मूवी में वो कहता है कि अरे मेला लगेगा कि नहीं, उसका क्या विलन का नाम था, गुज्जर, कहता है मेला लगेगा कि नहीं, तो फिर से मेला लगा है, मतलब गुज्जर फिर से आएगा। गुज्जर कौन है, ग्रेंडल, ग्रेंडल समझ लीजिए गुज्जर है। अब गुज्जर आएगा, इस बार बियोल्फ आ गए हैं। बियोल्फ कौन है, आमिर खान और उसका एक साथी जो है वो समझ लीजिए बियोल्फ है ना। इस बार अपना प्लान बना रहे हैं ये लोग मारने के लिए गुज्जर को, मतलब ग्रेंडल को। अब क्या हुआ, हेरॉट में फिर से स्टोरी टेलिंग हुई, फिर से हेरॉट में जो है फीस्टिंग हुई, नाइट पार्टी हुई। हाँ, जो आज आप लोग करते हैं अलग तरीके से थोड़ा करते हैं। द पिक्चर ऑफ वेल्थ्यू पासिंग द मीड कप टू द वॉरियर्स विथ हर ओन हैंड इज अ नोबल वन एंड प्लेनली इंडिकेट्स द रेवरेंस पेड बाय दीज स्ट्रॉन्ग मेन टू देयर वाइफ्स एंड मदर्स। लो भैया, अब यहां पर देखो सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिली, यहां पे जब पार्टी चल रही है ना, तो जो हमारे महोदय हार्थगार साहब हैं, राजा हार्थगार हैं, इनकी जो रानी है, हाँ, इनकी जो रानी है जिनका नाम है वेल्थ्यो, वेल्थ्यो जो है वो खुद शराब का कप ले जाकर के सैनिकों को दे रही हैं। ये दो चीजों को दिखाता है। क्या दिखाता है कि हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या दिखाता है, इट शोज दैट देयर वाज फ्रीडम फॉर द वीमेन एज वेल। एंशियंट में वीमेन को क्या थी, फ्रीडम थी ना। आपके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं तो शराब क्या, चाय देने महिलाएं नहीं निकलती। अब तो शहरों में मान लीजिए ठीक है, गांव में आज भी वही हालात है कि बगल का पड़ोसी आके चाय देगा, लेकिन घर से महिला निकल के चाय नहीं दे सकती ना। फिलहाल छोड़ो, वो तो अलग बात है। यहां पे हम क्या देखते हैं कि ग्रेंडल, रात आती है, नाइट कम्स ऑन, रात आ गई भैया, सावधान रहना। द फियर ऑफ ग्रेंडल इज अगेन अपॉन द डेंस। अब सब लोग डर रहे हैं कि अब कब ग्रेंडल आएगी, किसको ले जाएगी आज पता नहीं। हमने ऐसी बहुत मूवीज देखी है ना कि आता है उठा के लेके चला जाता है। तो ग्रेंडल आया, ऑल विड्रा आफ्टर द किंग हैज वार्न्ड बियोल्फ ऑफ द फ्राइटफुल डेंजर ऑफ स्लीपिंग इन द हॉल। कह रहे हैं सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, बियोल्फ और उसके सैनिक वहां पर सोए हुए हैं। राजा कहता है कि देखो भैया यहां न सो, खतरा है। हाँ, लेकिन बियोल्फ कहता है कि महाराज यही खतरा लेने के लिए तो आया हूं। चलिए, अब बियोल्फ वहां पर वेट कर रहा है। तभी क्या हुआ, देखते हैं कि वहां पर आती है वो मॉन्स्टर ना। But Beowulf lies down with his arrows, saying proudly that since weapons will not avail against the monster, he will grapple with him barehanded and trust to a warrior's strength. अब हार्थगार कहता है कि उसके ऊपर वेपन कोई असर नहीं करेगा, आप यहां से चलिए ना, कोई प्लान बनाइए। तो कहता है नहीं, आप महाराज जाइए, आप मेरे बाहुबल पर ट्रस्ट करिए, वार हथियार काम नहीं करेगा, बट आई विल ग्रैपल हिम विथ माय ओन हैंड्स। मैं अपने पावरफुल हैंड से उसको ग्रैपल करूंगा और उसको फाड़ दूंगा, जैसे भीम ने किसको फाड़ा था, क्या नाम है उसका, क्या नाम था बताइएगा कमेंट करके। चलिए, Forth from the fence from the misty moorland, Grendel came gliding. God's wrath he bore, came under clouds until he saw clearly. अब यहाँ पर ग्रेंडल आ जाती है, स्टोरी में हमें बता रहे हैं पोएम के थ्रू कि ग्रेंडल आ जाती है स्लीपिंग हॉल में। ग्रेंडल laughs in his heart, ग्रेंडल खूब हंसती है, थिंकिंग ऑफ हिज फीस्ट। और वो जैसे पुराने सीरियल्स आते हैं ना, ये मैं पढ़ता हूँ पुराने सीरियल्स याद आ जाते हैं, जैसे उसमें या रामायण वगैरह में देखिए, रामायण में जो राक्षसी वगैरह होती थी ना, जैसे ही वो साधु महात्मा या किसी 4-6 को असहाय को देख लेती थी तो हंसने लगती थी, हे आज तो मुझे खाने को मिलेगा ना। ऐसे ही ग्रेंडल देखती है, कहती ओ आज तो मजा आएगा, आज टेस्टी टेस्टी, अरे बड़ा मजबूत है ये तो, और खाने में अच्छा होगा, इसकी हड्डी भी मजबूत होगी। अब ग्रेंडल बड़ी मन में खुश है बेचारी। ही सीजेस द नियरेस्ट स्लीपर, वहां पर जो सो रहा है सबसे पहले उसी को आकर के कैच कर लेती, सीज कर लेती है। क्रशेस हिज बोन केस, उसकी हड्डियों को क्रश कर देती है। विथ अ बाइट
टीयर्स हिम लिम्ब फ्रॉम लिम्ब। अरे भैया लिम्ब लिम्ब को टुकड़े टुकड़े कर देती है। मतलब मार्को मूवी भी हाल में आई थी ना, उसमें काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हार्ट वार्ट निकाल देता है, वैसे ये भी सब लिम्ब वगैरह अलग अलग कर देती है। एंड swallows हिम, और उसके बाद उसको भाई किसकी तरह आजकल, अरे समझ लीजिए जैसे मोमोज मिलता है ना, तो वैसे ही जो है वो टुकड़े टुकड़े करके खा गई। देन ही क्रीप्स टू द काउच ऑफ बियोल्फ, और तभी बियोल्फ के पास जो है वो क्रीप करके पहुंचती है एंड स्ट्रेचेज आउट अ क्लॉ, और अपना ऐसे पंजा निकालती उसको मारने के लिए, ओनली टू फाइंड इट क्लच्ड इन अ ग्रिप ऑफ स्टील। लेकिन वहां तो हो जाता है उल्टा, जैसे करती है तब तक बियोल्फ जो उसका स्टील जैसा मजबूत हाथ था, सनी देओल का जो जॉट वाला आया ना, जॉट मूवी, वो ऐसे पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है। अ सडन टेरर स्ट्राइक्स द मॉन्स्टर हार्ट, हार्ट तो उसका बिल्कुल धक धक करने लगता है मॉन्स्टर का। ही रोर्स, स्ट्रगल्स, ट्राइज टू जर्क हिज आर्म फ्री, बट बियोल्फ लीप्स टू हिज फीट एंड ग्रैपल हिज एनिमी बेयर हैंडेड। उसके बाद वो बहुत रोर करता है, लेकिन बियोल्फ ताकतवर था, कहां छोड़ने वाला था, उसको पकड़ लेता है। टू एंड फ्रो दे सर्च, टेबल्स आर ओवरटर्न्ड, गोल्डन बेंचेस ripped फ्रॉम देयर फास्टनिंग, द होल बिल्डिंग quacks एंड ओनली इट्स आयरन बैंक कीप इट फ्रॉम फॉलिंग टू पीसेस। कह रहे हैं पूरे महल में तहस नहस, इधर उधर उल्टा करने लगे, इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं, दोनों में खूब लड़ाई हो रही है, पूरा महल लगभग ध्वस्त हो गया है। केवल जो उसमें लोहे लगे हुए हैं ना, उसी से कैसे करके ढांचा बचा हुआ है, लगभग सब कुछ नष्ट हो गया है। Beowulf's companions are on their feet now, hacking vainly at the monster with swords and battle axes, adding their shouts to the crashing of furniture and the howling war songs of Grendel. अब यहाँ पर दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है, और ग्रैंडेल जो है लास्ट में फाइनली क्या होती है, ग्रैंडेल को बियोल्फ पकड़ा हुआ है, और फाइनली ये जो वॉरियर्स हैं उसके ऊपर हथियारों से वार कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। आउटसाइड इन द टाउन द डेन्स स्टैंड शिवरिंग एट द अपरोर। टाउन के पास जो है पूरे डेन्स लोग इकट्ठे हैं, वो भयानक डर में हैं, चिल्ला रहे हैं। Slowly the monster struggles to the door, dragging Beowulf, whose fingers crack with the strain, but who never relax his first grip. और तभी दरवाजे से वो बियोल्फ को ऐसे लेकर के आता है, और ड्रैग करते हुए लेकर के आता है। बियोल्फ की एक फिंगर भी टूट चुकी है, लेकिन वो उसको जकड़ के पकड़ा हुआ है। सडनली अ वाइड वुंड ओपन्स इन द मॉन्स्टर साइड, द sinew snap, the whole arm is wrenched off at the shoulder, and Grendel escapes shrieking across the moor and plunges into the sea to die. उसके बाद ग्रैंडल कैसे कैसे करके बहुत चोटिल हो गया है, और उसको जो है कैसे करके वो उसके जो क्लॉ है, उसकी पकड़ है, उससे अपने आप को बचाता है बियोल्फ के, और जाकर के समुद्र में कूदता है, लेकिन वहां जाकर के वो मर जाता है। तो ग्रैंडल की यहां पर डेथ हो जाती है। अब ग्रैंडल की डेथ हो गई तो भाई सब लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, रात को पार्टी होगी, पार्टी मनाना लोगों ने शुरू कर दिया। कुछ हमारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं, तो लेट मी हैव द कमेंट। Niaz Hussain is saying, sir, excellent. Rohit is excellent. Dharmani, well explained. सुमित राणा सर, अभी भी डीजे शक्ति पर विन वेल करे। कल सुबह 7 बजे बेटा हम जो है आपके लिए लाइव ले आएंगे, वहां पे आप अपने क्वेश्चन रखिएगा, तो जरूर हम देख करके बताएंगे। श्वेता सिंह सिंह, रूपा और गुज्जर, अच्छा ठीक है। सुमित राणा, डीजे शक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए सर। बिल्कुल बेटा, कल सुबह 7 बजे जुड़ना, आपको मिलेगी। देवेश इज देयर, गुड इवनिंग। रोहित, जरासंध, हाँ जरासंध, ठीक है सर। सुमित राणा जी, आप परेशान ना होइए बेटा, हम आपका कर देंगे, जितना हमारे बस में होगा वो हम सब कर देंगे, आप परेशान ना हो, हाँ ठीक है। चलिए, तभी क्या हुआ, बियोल्फ फर्स्ट एक्सर्ट्स इन हिज नाइट्स वर्क। बियोल्फ जो है अब अपने रात के कामों में अपना लग जाता है। देन ही हैंग्स द ह्यूज आर्म विथ इट्स टेरिबल क्लास फ्रॉम अ क्रॉस बीम ओवर द किंग सीट, एज वन वुड हैव hung a bear's skin after a hunt. A daylight came the dance, and all day long in the intervals of singing, storytelling, speech making and gift giving, they returned to wonder at the mighty grip of Grendel and to rejoice in Beowulf's victory. अब पूरे दिन
पूरे स्पीयर डेंस के लोग क्या करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि चलो ग्रेंडल मारा गया, इससे मुक्ति मिल गई, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, मिठाइयां दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। अब दिन भर तो चल गया, रात आई, अ ग्रेट फीस्ट इज स्प्रेड इन हेरॉट। हेरॉट में खूब बड़ी सी दावत रखी गई है। एंड द डेंस स्लीप वंस मोर इन द ग्रेट हॉल। एट मिडनाइट कम्स अनदर मॉन्स्टर। रात में तभी दूसरा शैतान आता है। अ हॉरिबल हाफ ह्यूमन क्रिएचर, ध्यान रखना, आधा राक्षस है आधा इंसान है, आधा शैतान आधा इंसान। अब ये है कौन, मदर ऑफ ग्रेंडल। ग्रेंडल जो मारा गया था उसकी मां आ गई है, मदर ऑफ ग्रेंडल। रैगिंग टू अवेंज हर ऑफ स्प्रिंग, अपने बच्चे का बदला लेने आई है। सी थंडर्स एट द डोर, दरवाजे पर वो क्या करती है, गर्जना करती है। द डेंस लीप अप एंड ग्रास्प देयर वेपन्स, तभी सभी जितने डेंस वाले हैं सब उछल कूद के अपना हथियार अपने हाथों में ले लेते हैं। और बट द मॉन्स्टर एंटर सीजेज एस्कियर हु इज फ्रेंड एंड एडवाइजर टू द किंग। तभी मॉन्स्टर एंट्री करता है और जो हार्थगार का एडवाइजर है ना उसको पकड़ लेता है। एंड रसेज अवे विथ हिम ओवर द फेंस, और उसको लेकर के भाग जाता है। The old scenes of sorrow are reviewed in the morning, but Beowulf says simply, सुबह सब फिर लोग रोने लगते हैं कि एक शैतान से हमारा पीछा छूटा नहीं था कि दूसरा आ गया, फिर से हम लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बंजर हो जाएंगे, सब लोग दुख में हो जाएंगे। ठीक है। Beowulf लेकिन कहता है sorrow not wise man, कहता है मेरे बुद्धिमान जो साथियों आप लोग दुखी न होइए। It is better for each that his friend he avenge than that he mourn much. सबके लिए जरूरी है कि जिस दोस्त को ले गया है उसका बदला लें, बल्कि बिलाप करने के बजाय बदला लेने के बारे में सोचें। ठीक है। और यहाँ पर ये लंबा चौड़ा भाषण देता है कि आप डरिए नहीं, आप उस युद्ध का जो युद्ध का परिणाम है उसके बारे में सोचिए और ये सोचिए कि मैं कैसे उससे बदला लूंगा। और उसके बाद बियोल्फ अपने आप को तैयार करता है किसके लिए, युद्ध के लिए। और वो फिर से दीवार बनवाता है, जो फेंस दीवार तोड़ करके ना चहर दीवारी वो चला गया था, फिर से दीवार बनाता है। यहां पर हार्थगार जो है अपने लोगों को बहुत शांत कराता है, कहता है आप लोग शांत हो जाइए और मेरी रणनीतियों और बियोल्फ की ताकत पर आप लोग विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बियोल्फ तभी डिसाइड करता है कि चलिए अब हम समुद्र के पास जाएंगे। ये दीवार तोड़ करके समुद्र में गया था, समुद्र की तरफ चल के वहां पर उस राक्षस का पता करते हैं। अपने साथियों को लेकर के जाता है, अपने साथियों को कहता है आप लोग किनारे खड़े हो जाइए। बियोल्फ प्लंजेज इनटू द हॉरिबल प्लेस, बियोल्फ कूद करके उस हॉरिबल प्लेस में जाता है। while his companions wait for him on the shore, और उसके साथी किनारे उसका इंतजार करते हैं। For a long time he sinks through the flood, then as he reaches bottom, Grendel's mother rushes out upon him and drags him into a cave. और जैसे ही वो नीचे जाता है ना समुद्र में नीचे, और जहां गुफा है जहां पर ग्रेंडल की मां रहती थी वहां पहुंचता है, तभी वो अटैक उसके ऊपर करती है, उसको पकड़ करके एक गुफा के अंदर लेके जाती है। Where sea monsters swarm at him from behind and gnash his armor with their tusks. वहां बहुत सारे राक्षस इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बहुत सारे सी मॉन्स्टर जो है, और इसको बहुत सारा चोट लग जाती है। The edge of his sword is turned with the mighty blow he deals the merwif, but it harms not the monster. वो अपना जो है तलवार निकालता है लेकिन उससे मॉन्स्टर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Casting the weapon aside, he grips her and tries to hull her down, while her claws and teeth clash upon his corselet, but cannot penetrate the steel rings. She throws her bulk upon him, crushes him down, draws a short sword and plunges it at him, but again his splendid Barney saves him. He is wearied now and oppressed. Suddenly, as his eyes sweep the cave, he catches sight of a magic sword made by the giant long ago, too heavy for warriors to wield. Struggling up, he seizes the weapon, whirls it and brings down a crashing blow upon the monster's neck. अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में ग्रेंडेल की मदर और बियोल्फ के बीच में वार चल रहा है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। और वो
ग्रेंडल की मदर बार बार नए नए हथियारों से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ वो अपना सुरक्षा कवच लिए हुआ है और उससे बच जाता है। तभी बीवोल्फ देखता है कि वहां पर बहुत समय पहले एक इतनी भारी तलवार बनाई गई थी जिसको आज तक कोई योद्धा उठा नहीं पाया है, और नॉर्मल योद्धा उसको उठा नहीं सकता, और वो तलवार उसके हाथ लगती है, वो वेपन उसके हाथ लगता, उठाता है और ग्रेंडल की मदर की गर्दन पर मारता है और वह वहीं पर मर जाती है। उसके बाद जो है युद्ध वो जीत जाता है, और वहां पर जो केव है ना जहां पर ग्रेंडल थी, ग्रेंडल की मदर थी, वहां पर बहुत सारा ट्रेजर रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है। वो सब बीवोल्फ उसको देखता है, और वहां पर देखता है तो ग्रेंडल की भी बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। उसके बाद वहां पर वो बहुत घायल हो गया है बीवोल्फ, और आता है अगली रात को। Again Beowulf swings the great sword and strikes off his enemy's head and low as the venomous blood, और वहां पर फाइनली जो है ग्रेंडल की जो मदर है वहां पर उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाती है, और ये पूरा सोना चांदी लेकर के हीरो बाहर आता है और फिर राज्य में जाता है। वहां पर खूब ढेर सारा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन अब इस उत्सव के बीच में क्या था, एक चीज जो थी कि दिस टाइम बीवोल्फ वॉज इंजर्ड, बीवोल्फ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। लेकिन एक फाइट बीवोल्फ और करता है। दिस वॉज द थर्ड एंड लास्ट फाइट इन द एपिक बीवोल्फ। एपिक बीवोल्फ में ये तीसरी और आखिरी युद्ध है। बीवोल्फ इसमें लड़ता है। अब इस युद्ध में बीवोल्फ क्या है, बीवोल्फ इज नाउ एन ओल्ड मैन। अब युद्ध में बीवोल्फ ओल्ड मैन हो चुका है। ही हैज रेन्ड फॉर 50 years, बिलव्ड बाय ऑल हिज पीपल। 50 साल से वो राजा रह चुका है और सारी प्रजा उसको बहुत प्रेम करती है। एक बार जो है एक क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, और ये अपने गांव के लोगों को बचाने जाता है, और उसके बाद वहां पर इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि लास्ट में वह उसकी डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब इस बार जो शत्रु आया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, या बीवोल्फ की एज बहुत हो चुकी थी तो शायद बीवोल्फ उतना पावरफुल नहीं रह चुका था। तो तीसरा जो इनका शत्रु आता है वो है ड्रैगन। क्या है, ड्रैगन है। ड्रैगन आता है, इससे युद्ध लड़ते हैं बीवोल्फ। युद्ध लड़ते लड़ते ड्रैगन को तो मार देते हैं, लेकिन बीवोल्फ इतने इंजर्ड हो जाते हैं कि उनकी भी डेथ वहीं पर हो जाती है, और यहां आकर के हमारा एपिक जो है वो समाप्त हो जाता है। और बीवोल्फ ने कहा था कि जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगी तो तुम सब लोग क्या करना, यहां पर शोर के किनारे एक ऐसा जो है टीला बनवाना जिसको लोग देखेंगे, एक ऐसा मार्क बनवाना, मोनुमेंट बनवाना जिसको लोग देखें, यहां से गुजरने वाले जितने लोग देखें तो वो बीवोल्फ को हमेशा याद रखें, और यहीं पर आकर के हमारी एपिक खत्म हो जाती है। तो दिस इज सपोज टू बी द फर्स्ट एपिक रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखी जाने वाली पहली एपिक है। इसके आथर का हमें बिल्कुल नहीं पता है, कौन लिखा है, नोबडी नोज। ये एनोनिमस है, ध्यान रखिएगा, ये एनोनिमस है, मतलब इसके राइटर का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पे आकर के हमारी एपिक जो है समाप्त होती है। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं यहां पर। ये बीवोल्फ के बारे में है, इसमें रिदम वगैरह के बारे में है। अब यहां पर हम चलते हैं, दूसरी हमारी जो रचना है दैट इज डोवर्स लैमेंट। डोवर्स लैमेंट बहुत ही फेमस पोएम है ना। दिस इज सपोज टू बी द फर्स्ट एलेजी। ये पहली एलेजी मानी जाती है, सपोज टू बी द फर्स्ट एलेजी, पहली एलेजी हम इसको मानते हैं। हालांकि पर्ल को पहली एलेजी स्वीकार किया गया है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी एलेजी है ना, तो ये भी फर्स्ट एलेजी कैटेगरी में आती है पर्ल। लेकिन वास्तव ट्रू सेंस में पर्ल जो है वो पहली ट्रेजेडी है। चलिए, डूअर्स लैमेंट है क्या। इन डूअर वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ द सैक्सन स्कॉप। यहां पर जो सैक्सन के स्कॉप मतलब जो पोएट हैं, मिंस्ट्रल हैं,
नॉट इन ग्लैड वॉन्डरिंग बट इन मैनली सारो। इस बार पोएट खुश नहीं है, हैप्पी नहीं, बल्कि इस बार हम इस पोएम में देखते हैं तो जो स्कॉप है, जो ग्ली मैन है ना, वो इस बार बहुत दुखी है। It seems that the Scops living dependent entirely upon his power to please his chief, and that at any time he might be supplanted by a bitter poet. बड़ा दुखी है, डूअर लेमेंट कर रहा है, पोएट लेमेंट कर रहा है। किस पे? एक्चुअली जो पुराने सिंगर्स होते थे, पोएट्स होते थे ना, उनकी लिविंग किस पे डिपेंड करती थी? उनकी लिविंग डिपेंड करती थी उनके पैटर्न पर ना। अगर वो अच्छा गाएंगे तभी उनको पैटर्न रखेंगे। इनको हमेशा ये डर बना रहता था कि अगर हमसे अच्छा कोई गाएगा तो हमारी नौकरी तो चली जाएगी, हमें कुछ मिलेगा नहीं। ये कौन करता था? हर समय, जैसे आजकल की प्राइवेट नौकरी है ना, प्राइवेट नौकरी इसी प्रकार की है। आदमी परफॉर्म करने की हमेशा कोशिश करता है। क्यों? उसको पता है हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो हटा करके जो हमसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रख दिया जाएगा। उसी पर ये पोएट वीप कर रहा है, पोएट उसी पर वीप कर रहा है। डूअर हैड दिस एक्सपीरियंस and comforts himself in a grim way by recalling various examples of men who have suffered more than himself. अब ऐसा ही कुछ घटना इस पोयम के राइटर के साथ हुई है और वो यहाँ पोयम में वीप करता है और अपने आप को कंसोल करता है कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन who is suffering like this. Many man has already suffered. बहुत सारे लोग इससे ज्यादा बहुत सफर कर चुके हैं। I am not the first one. ये कह करके अपने आप को कंसोल करता है। The poem is arranged in strophe, each one telling of some afflicted hero and ending with the same refrain. और ये पोयम स्ट्रॉफी से शुरू होती है, एक स्ट्रॉफी इसमें होती है और हर एक स्टैंजा में अलग अलग हीरो है, उसका अपना अपना दुख है और उसकी अपनी अपनी एंडिंग है। और हर बार पोयम शुरू किससे होती है? एक रिफ्रेन से शुरू होती है। और रिफ्रेन क्या है? हिज सारो पास्ड अवे सो विल माइन। उसका दुख बीत गया तो मेरा भी बीत जाएगा। हिज सारो पास्ड अवे सो विल माइन। उसका दुख जैसे बीत गया वैसे मेरा भी बीत जाएगा। हर बार इसी प्रकार से लाइन शुरू होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारी लाइन है। ठीक है, चलिए डूअर इज मच मोर पोएटिक दैन विटसिथ। इनकी एक एंग्लो सेक्शन में विटसिथ पोएट लिखी गई थी, उससे ज्यादा पोएटिक हमारी डूअर है। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पोयम है सी फेरर। सी फेरर भी बोलते हैं, सी फेरार भी बोलते हैं, सी फेरर भी बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए, स्पेलिंग याद रखिएगा। द वंडरफुल पोयम ऑफ द सी फेरर सीम्स टू बी इन टू डिस्टिंक्ट पार्ट। ध्यान रखिएगा, ये दो पार्ट में लिखी गई है, ये दो पार्ट में है। द फर्स्ट पार्ट शोज द हार्डशिप्स ऑफ ओशन लाइफ। पहले पार्ट में इन्होंने समुद्री जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं उसको दिखाया है। एंड सेकंड पार्ट इज एन एलेगरी इन विच द ट्रबल्स ऑफ सी मैन आर सिंबल्स ऑफ द ट्रबल्स ऑफ दिस लाइफ। और दूसरे पार्ट में इन्होंने दिखाया है कि जो सी मैन का ट्रबल है ना, ये ट्रबल ऑफ ह्यूमन लाइफ है। मतलब यहां पर ये एलेगरी में लिखा गया। किस में लिखा गया है? एलेगरी में लिखा गया है। सिंबल्स ऑफ किसका है? ह्यूमन सफरिंग का सिंबल है ये। ठीक है, कॉल इन द सोल टू बी अप। द कॉल ऑफ द ओशन इज द कॉल ऑफ द इन द सोल टू बी अप एंड अवे टू इट्स ट्रू होम विथ गॉड। जैसे इसमें पोएट कहता है कि समुद्र मुझे बुलाता है कि आओ अपनी ड्यूटी करो ना, ऐसे ही ईश्वर हमको बुलाते हैं, हमें एक कॉल करते हैं हमेशा, और हमें कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर के सच्चाई के साथ रहना चाहिए, उसके ट्रू होम में रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पोयम क्या है? दिस पोयम इज एन एलेगरी। ये एलेगरी की फॉर्म में लिखी गई है और माना जाता है कि इस पोयम में बहुत सारे मंक ने क्या किया था। सम मंक हु सॉ एट द एलिगोरिकल पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट वेदर सम सी लविंग क्रिश्चियन स्कॉप रोट बोथ। अब यहां पर यह माना जाता है कि इसको लिखा किसने? कुछ लोग कहते हैं ये रिलीजियस टाइप की है, तो हो सकता है किसी मॉन्क ने लिखा हो, किसी मॉन्क ने लिखा हो। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है किसी क्रिश्चियन ने लिखा हो, क्योंकि इसमें क्रिश्चियन इमेज भी देखने को मिलती है। तो ये क्लियर नहीं है कि किसने लिखा हुआ है। ये भी एनोनिमस पोयम है। क्या है? एनोनिमस है। इसमें भी हमें पता नहीं चलता हु इज द ऑथर, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम। पोयम का पोएट कौन है ये हमें पता नहीं चलता। यहां पर पोयम की कुछ लाइंस दी हुई हैं, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है द फाइट एट द फिंसबर्ग एंड वॉल्डेयर। ये दोनों पोयम है, ये वार पर बेस्ड है। इनको बहुत याद, केवल नाम याद कर लीजिए बस।
द फाइट एट फिंसबर्ग एंड वाल्डेयर, ये दो पोयम है, ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। देन जो हमारी फेमस पोयम है एंग्लो सैक्सन लाइफ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एंग्लो सैक्सन लाइफ कैसी थी उस समय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंग्लो सैक्सन लाइफ की। तो सबसे पहले हमारा जो एंग्लो सैक्सन नेम आया है ये कहां से आया, इसको देख लेते हैं ना। तो जो नेम है ना एंग्लो सैक्सन, ये 3 जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, 3 जर्मेनिक ट्राइब्स है, वहां से ये निकला हुआ है। 3 ट्राइब्स थी, ये एक आइलैंड है, देखिए ये पूरा आइलैंड है। यहाँ ये जो पूरा ये वाला पार्ट है ना, ये सेल्ट्स वाला पार्ट है, हमने आपको मैप में बताया भी है, ये सेल्ट्स वाला पार्ट है। इधर अलग अलग जगह अलग अलग ट्राइब हैं, यहाँ पर आपका वेसेक्स है, यहाँ पर आपका एंगल है, एंग्लो जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पर आपके जो है जूट्स लोग रहते हैं, जूट लैंड जिसको बोलते हैं। ऐसे अलग अलग जो है लैंड्स बने हुए हैं। ये 3 ट्राइब रहती हैं, 3 ट्राइब, जूट्स, एंगल और सैक्सन्स, 3 ट्राइब रहती हैं। ये तीनों ट्राइब जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, ठीक है। हमारी ओरिजिन जो मानी जाती है वो जर्मेनिक ट्राइब से मानी जाती है। ओरिजिनल जो जर्मेनिक ट्राइब थे ये जगह जगह घुमा करते थे ना, यहीं से इनकी ओरिजिन हुई है। तो जूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन्स 3 ट्राइब थे। ये जब 5वीं सेंचुरी के आसपास इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और नॉर्थ सी के किनारे आकर के जो है बाल्टिक टू कॉन्कर एंड कोलोनाइज स्टैंड ब्रिटेन, यहां से नॉर्थ सी के किनारे आए और इन्होंने बाल्टिक से लेकर के यहाँ ब्रिटेन का जो ये पूरा राज्य था इसको कॉन्कर कर लिया और जगह जगह बस गए। ये 3 ट्राइब थी, कौन, जूट, एंगल और सैक्सन। जूट, एंगल और सैक्सन, इसी से एंगल से बाद में बना है एंग्लो, एंग्लो से फिर एंग्लो, एंग्लो से फिर इंग्लैंड ना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्या है, एक प्रकार से अपभ्रंश जो है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब डिटोरिएशन हुआ है और उसी के हिसाब से धीरे धीरे ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है, नई मीनिंग शेप हुई है। ये जो एंजल्स थे ये थे क्या, एंजल वॉज द होम ऑफ 1 ट्राइब, एंजल जो है एक ट्राइब की का घर था ये। एंड द नेम स्टिल क्लिंग्स टू द स्पॉट व्हेन सम ऑफ आवर फोरफादर्स सेल्ड ऑन देयर मोमेंटस वॉयज। द ओल्ड सैक्सन वर्ड कह रहे हैं, ओल्ड जो सैक्सन वर्ड है ना, अंगुल, अंगुल और ओंगुल मीन्स अ हुक, एंड द इंग्लिश वर्ब एंगल इज यूज्ड इनवेरिएबली बाय वॉल्टन और ओल्डर राइटर्स इन द सेंस ऑफ फिशिंग। एक्चुअली देखें तो एंगल का मतलब हुक होता है ना, जो मछली पकड़ने वाला होता है ना, मछली पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ने वाला हुक होता है। एक्चुअली ये जो ट्राइब थी ना, माना जाता है कि ये लोग जो है इनका नाम एंजल्स पड़ा क्यों, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो आइलैंड था ना, ये आइलैंड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था। ये पूरा आइलैंड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, बिल्कुल ये हुक की तरह लगता था, जैसे मछली पकड़ने वाला हुक होता है ना, उसकी तरह लगता है, इसीलिए इसको एंजल्स कहा गया। क्या कहा गया, एंगल्स कहा गया ना। तो ये एंगल से ही बाद में चल करके इंग्लिश बना है, इंग्लैंड बना है, ठीक है। और इसी से यही हमारे मेन 4 फादर हैं, किसके, इंग्लैंड के मेन 4 फादर कौन है, यही एंगल्स हैं। कह रहे हैं therefore we may still think therefore of the first angels as a hookmen, possibly because of their fishing, more probably because the shore where they lived at the foot of the peninsula of Jutland was bent in the shape of a fish hook। कहते हैं इसीलिए हमारे जो 4 फादर है ना, उनको हम लोग हुकमैन कहते हैं। 2 कारण है, चाहे वो एंजल्स कहलाते थे इसलिए, चाहे वो जहां रहते थे, जो मैंने बताया ना, वो जो पेनिनसुला था जूटलैंड का जहां पर वो रहते थे, वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर था कि लगता था जैसे कोई हुक हो, इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। तो इसीलिए भी हो सकता है कि इनको एंजल्स कहा गया है, लेकिन यही 2 कारण हो सकते हैं। द नेम सैक्सन, सैक्सन नेम कहां से आया है, ये तो एंजल्स हो गया, सैक्सन कहां से आया है, फ्रॉम सेक्स और सैक्स, अ शॉर्ट सोर्ड। सैक्स का मतलब होता है जो छोटी तलवार, डैगर जिसको कहते हैं ना, डैगर टाइप का जो छोटी तलवार होती है ना, वो क्या कहलाती है, डैगर जो होती है ना, वही कहलाती है हमारी सैक्स। तो कह रहे हैं शायद सैक्सन सबसे ज्यादा लड़ाकू थे, चूंकि
सैक्सन सबसे ज्यादा लड़ाकू थे, ये खूब लड़ते थे। तो शायद हो सकता है कि सैक्स वर्ड से इनका हथियार रहा हो, सैक्स का, और इसीलिए सब लोग खूब लड़ते थे, तो इनका नाम हो सकता है सैक्सन पड़ गया हो इसी सैक्स नाम से। ठीक है। अ शॉर्ट सोर्ड मीन्स द सोर्ड मैन, मतलब ऐसे लोग जो हमेशा तलवार लिए रहते थे। And from the name we may judge something of the temper of the hardy fighters who preceded the Angles into Britain. तो माना जाता है कि शायद ये लोग वही थे जो खूब लड़ा करते थे। एक्चुअली एक प्रजाति थी इनमें ना, ट्राइब थी जो खूब लड़ा करती थी, तो हो सकता है उनके हथियार के हिसाब से या उनके लड़ने के हिसाब से इनको नाम सैक्सन दिया गया हो। बाद में यही चल के क्या करते हैं, एंजल्स को ब्रिटेन में ले आते हैं। ये ब्रिटेन का जो इलाका है ना, यहाँ पर एंजल्स की एंट्री होती है इनके लड़ाई के थ्रू ही ना, सैक्सन्स के थ्रू। द एंजल्स वर मोस्ट न्यूमरस ऑफ द कॉन्करिंग ट्राइब्स एंड फ्रॉम देम द न्यू होम वाज कॉल्ड एंग्लालैंड। ध्यान रखिएगा, अब ये लोग आ गए ना, तो ये एंगल्स चूंकि कहलाते थे, तो ये जो एरिया था इनके नाम पर एंग्लालैंड कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? एंग्लालैंड। और एंग्लालैंड से बाद में क्या बना? एंग्लोलैंड, बाद में फिर इंग्लैंड। ठीक है, चलिए। दिस बिकेम फर्स्ट एंगललैंड देन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये पहले एंग्लालैंड से बना एंगललैंड, फिर इंग्लैंड। इस प्रकार से ये चेंज होता चला गया। उसके बाद देखिए आते हैं हम लोग, क्या होता है इस एज में। फिर हमारे जो है कहते हैं मोर देन 500 years आफ्टर द लैंडिंग ऑफ दीज ट्राइब्स एंड व्हाइल दे कॉल देमसेल्फ इंग्लिशमैन वी फाइंड द लैटिन राइटर्स ऑफ द मिडिल एजेस स्पीकिंग ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन एज एंग्ली सैक्सन्स, दैट इज सैक्सन्स ऑफ इंग्लैंड, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सैक्सन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब एक नई थ्योरी आई। 500 साल से ज्यादा जो लोग यहां पर रह रहे थे, जो अपने आप को इंग्लिशमैन कहते थे, इनको बाद में लैटिन राइटर्स ने क्या बताया, मिडिल एज में आकर के बताया लैटिन राइटर्स कि ये जो ब्रिटेन के इनहैबिटेंट्स थे, मतलब ये ब्रिटेन में जो इनहैबिटेंट्स पहले से रहा करते थे, किसके पहले से? एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले से जो रहा करते थे, यही असली जो है एंग्लो सैक्सन्स थे। इनके लिए वो टर्म एंग्लो सैक्सन लाते हैं, जिनको इन्होंने कहा है एंग्ली सैक्सन्स। कह रहे हैं एंग्ली सैक्सन पहले से ही यहां रह करते थे और वही असली इंग्लैंड है, वही जो है असली इंग्लैंड है। ये लोग जो आए हैं ये असली वाले नहीं है। इन द लैटिन चार्टर्स ऑफ किंग अल्फ्रेड द सेम नेम अपीयर्स। और लैटिन चार्ट, किंग अल्फ्रेड ना 7th सेंचुरी में हमारे किंग अल्फ्रेड साहब थे। किंग अल्फ्रेड साहब ने क्या किया, इन्होंने एक चार्टर निकाला था, उसमें हमें यही नाम मिलता है, एंग्ली सैक्सन नाम मिलता है, एंग्लो सैक्सन नहीं मिलता है। ठीक है, या एंगल्स सैक्सन अलग अलग हमें नहीं मिलता है, बल्कि एंग्ली सैक्सन वर्ड मिलता है। तो ये माना जाता है, हो सकता है इस थियरी में भी थोड़ा सा दम होगा। बट इट इज नेवर सीन आर हर्ड इन हिज नेटिव स्पीच। लेकिन कभी उन्होंने अपने स्पीच में न लिखा है न बोला है, लेकिन उनके जो बहुत सारी रचनाएं हैं उसमें हमें चार्टर में स्पेशली उनके ये देखने को मिलता है। किसके? किंग अल्फ्रेड के चार्टर में। तो बहुत सारे जो 20th मिडिल सेंचुरी के जो बहुत सारे हमारे राइटर थे, वो भी मानते थे कि ये लोग एंग्ली सैक्सन्स के हैं। लेकिन फिलहाल जो भी हो, इतना जानते रहिए कि ये एंग्लो लैंड के बारे में ही हमेशा बात करते थे। देयर ही ऑलवेज स्पीक्स ऑफ हिज बिलव्ड एंग्लो लैंड एंड हिज ब्रेव इंग्लिश पीपल। और अल्फ्रेड हमेशा किसकी बात करते हैं? एंगल लैंड की बात करते हैं, और कहते हैं हमारे बहुत बहादुर इंग्लिश हैं, इंग्लिश पीपल। इंग्लिश को वर्ड दिया है ना, हो सकता है इसी से इंग्लिश बना हो, इंग्लिश को वर्ड है। In the 16th century, when the old name of Englishman clung to the new people resulting from the union of Saxon and Norman, the name Anglo-Saxon was first used in the national sense by the scholar Camden in his history of Britain. अब ये ध्यान से सुनिएगा, 16th century में जब इस पे रिसर्च हो रहा था एंग्लो सैक्सन पीरियड में, तो जब ये माना गया कि जो हमारे इंग्लिशमैन, वास्तव में जो हमारे इंग्लिशमैन हैं, ये सैक्सन और नॉर्मन से मिलकर बने हैं, सैक्सन और नॉर्मन से मिलकर के बने हैं। तो इस पर स्टडी हुई, तो इसमें सबसे बड़े स्कॉलर थे 16वीं शताब्दी के कैमडेन। ध्यान रखना, एक कैडमन मिलते हैं, कैडमन अलग हैं, ये कैमडेन है, ये हिस्टोरियन थे।
कैमडन हिस्टोरियन थे ना, इन्होंने अपनी लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में इन्होंने बताया है एंग्लो सैक्सन का यूज पहली बार किया है किसके सेंस में, नेशनल सेंस में। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल सेंस में इनका यूज किया गया है। ठीक है, तो कैमडन का नाम आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल चलिए यहाँ की लाइफ के बारे में बात देखें तो लाइफ फिर हमें बहुत डिस्कस नहीं करना है। वैसे ही फियरलेस चाइल्डिश लाइफ ये लोग बिताते थे, बहुत ज्यादा सभ्य नहीं थे। अब हम चलते हैं सीधा, इनकी लाइफ छोड़ दीजिए, केवल हमें 3 आप जो वो है ना वो आप याद रखा करिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर क्लास को हम आज की एंड करेंगे ना। संतोष शाह जी खुश रहिए, आप काफी लेट हैं क्लास में। चलिए चलते हैं बच्चों। आवर फर्स्ट स्पीच, हमारा पहला रिकॉर्डेड जो स्पीच है वो क्या है उसके बारे में कहते हैं। आवर फर्स्ट रिकॉर्डेड स्पीच बिगिंस विद द सॉन्ग ऑफ विटसिथ एंड डुअर। तो विटसिथ पीछे जो पोएम मिली है ना, और डुअर, यहीं से हमारा पहला रिकॉर्डेड जो है मिलता है, इसके पहले रिकॉर्डेड कहीं भी नहीं है। Which the Anglo-Saxons may have brought with them when they first conquered Britain। हो सकता है कि ये विटसिथ और डुअर की जो पोएम है ना, ये जो एंग्लो सैक्सन थे जब इन्होंने ब्रिटेन पर अटैक करके कब्जा किया, तो हो सकता है ये अपने साथ लाए हों। At first glance, these songs in their native dress look strange as a foreign tongue, but when we examine them carefully, we find many words that have been familiar since childhood। शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नया है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें ध्यान से देखने पर लगता है कि वी हैव ऑफन सी देम, वी हैव ऑफन यूज देम इन आवर चाइल्डहुड। वी हैव सीन दिस इन बियोल्फ, बियोल्फ में भी हमें ऐसे देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो उसकी लैंग्वेज है वो हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बताती है, कि जो हमारे एंसेस्टर हैं स्पेशली एंग्लो सैक्सन जो हैं, ये सिंपली क्या थे, दे वर कॉन्करर एंड स्टोरी टेलर। ये कॉन्करर्स थे और स्टोरी टेलर थे, और ये लोग कहानियां बताया करते थे। अब यहां पर इसको छोड़ दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधे चलेंगे एंग्लो नॉर्मन पर। ठीक है, एंग्लो सैक्सन राइटर्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से हमारे फेमस राइटर्स हैं, जिनमें हमारा पहला नाम आएगा किसका, एडम बीड साहब का आ सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर देखते हैं। नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर है क्या? तो आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग थोड़ा सा पूछा करिए, कुछ कमेंट वगैरह किया करिए। बिल्कुल आप लोग ऐसे शांत बैठे हैं जैसे कुछ आप लोग अपने कमेंट जरूर दिया करिए ना। चलिए हम लोग नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर को देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर मिलता है। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर की बात करें तो हमारा जो पूरा लिटरेचर है वो 2 स्कूल्स में बटा हुआ था। इन जनरल ट्रू ग्रेट स्कूल्स ऑफ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस केम इनटू इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस के 2 स्कूल थे, एक तो कैडमन का था जो है, और दूसरा जो है विटसिथ का था ना। तो आइए हम देखते हैं। एंड स्पीडली पुट अप एन इनटू द फ्राइटफुल वॉर्स दैट हैड वैग्ड कंटिन्यूअली अमंग द वेरियस पेटी किंगडम्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉर कम हो गया है इस पीरियड में। नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर जब डेवलप हुआ ना तो उस समय थोड़ा सा पीसफुल था। और वैसे भी देखें आप तो कोई भी किसी भी स्टेट में या कंट्री में लिटरेचर तभी डेवलप कर सकता है जब कंट्री या स्टेट क्या हो, पीस में हो। द फर्स्ट ऑफ दीज अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑगस्टाइन। तो ध्यान रखिएगा 2 क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस चले थे, एक किसके लीडरशिप में, सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ये बहुत बड़े क्रिश्चियन लीडर थे ना, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी चलाई, जगह जगह लोगों को भेज करके क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार किया। ये कहां से आए थे, रोम से आए थे। सेंट ऑगस्टाइन आए कहां थे, रोम से आए थे। इट स्प्रेड इन द साउथ एंड सेंटर ऑफ इंग्लैंड। ये लोग कहां पर फैल गए, ये मान लीजिए पूरा इंग्लैंड है, तो सेंटर और साउथ वाला जो ये क्षेत्र है ना, यहां पे सेंट ऑगस्टाइन के पूरे मिशंस वाले फैल गए।
स्पेशली इन द किंगडम ऑफ एसेक्स। एसेक्स का जो है ना, यहां पर इस तरफ वेसेक्स है, ये वाला पार्ट, इधर जो एसेक्स है ना, यहां पर ये पूरे फैल गए। इट फाउंडेड स्कूल्स, इन लोगों ने स्कूल की स्थापना की, एंड पार्सली एजुकेटेड द रफ पीपल, और जो अनपढ़ गवार लोग थे उनको एजुकेट करना शुरू किया। बट इट प्रोड्यूस नो लास्टिंग लिटरेचर, लेकिन बहुत लिटरेचर इन लोगों ने कुछ नहीं लिखा है, बल्कि ये लोग केवल सिंपली और सिंपली दे वर रिलीजियस, व्हाट, दे वर रिलीजियस एडवर्टाइजर, केवल वो प्रचार किया करते थे, रिलीजियस, केवल धार्मिक प्रचारक थे वो लोग, और कुछ भी नहीं थे, अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे, वो दे वर रिलीजियस स्प्रेडर थे, वो अपने केवल धर्म को बढ़ा रहे थे। इन्होंने लिटरेचर कुछ खास लिखा नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही लिटरेचर, ऐसा नहीं है। तो मिलता कहाँ है? सॉन्ग के थ्रू मिलता है, भजन के थ्रू हमें मिलता है लिटरेचर देखने को। चलिए, दूसरा ग्रुप जो चल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंटली एडन, तो ध्यान रखिएगा ये आयरलैंड से आए थे। आयरलैंड मतलब इधर जो सेल्ट वाला एरिया है ना, यहां से आए थे। तो ये दो ग्रुप हो गए, एक सेंट ऑगस्टाइन, एक सेंट एडन। ये कहां गए? केम फ्रॉम आयरलैंड, विच कंट्री हैड बीन फॉर सेंचुरीज अ सेंटर ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन फॉर ऑल वेस्टर्न यूरोप। सेल्ट्स जो है पहले बहुत ज्यादा हर मामले में आगे थे, सेल्ट्स जो है बहुत ज्यादा आगे थे। ये शुरुआत में कल्चरली अगर देखें तो बहुत ज्यादा इनरिच्ड कंट्री थी, जो है सेल्ट्स की एरिया था, तो वहां से ये लोग आए थे। द मॉन्क्स ऑफ दिस स्कूल लेबर्ड चीफली इन नॉर्थम्ब्रिया, और इन्हीं लोगों ने कहां पर काम किया? नॉर्थम्ब्रिया में काम किया ज्यादातर। एंड टू दियर इन्फ्लुएंस वी ओ ऑल द बेस्ट इन एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। तो ध्यान रखिएगा, सेंट ऑगस्टाइन से हमें लिटरेचर नहीं मिलता है, लिटरेचर हमें आयडन और उनके फॉलोअर से मिलता है। तो अब इसको ऐसे समझ लीजिए, दो रिलीजियस ग्रुप आए, दो रिलीजियस ग्रुप आए, एक अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन थे जो कहां से आए थे? ही केम फ्रॉम रोम, ये रोम से आए थे, और इन्होंने काफी लिटरेचर का प्रचार नहीं किया, इन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, स्कूल की स्थापना की और ये सब किया, जहां से लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताया। और दूसरे थे एडन। एडन साहब कहां से आए थे? ये आयरलैंड से आए थे। आयरलैंड सेल्ट का वो इलाका जहां से सेल्ट कहेंगे, जहां पर ये पहले से ही सेल्ट क्या थे? बहुत ही कल्चरली रिच थे, रिलीजियसली बहुत स्ट्रांग थे ना। ये आए और इनके जो फॉलोअर्स थे, इन लोगों ने मिलकर के बहुत सारा लिटरेचर लिखा है और लिटरेचर को रिवाइव किया है। तो आज एंग्लो सैक्सन में जितना भी लिटरेचर मिलता है ना, मैक्सिमम इन्हीं लोगों की देन है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मोनेस्ट्रीज की स्थापना करी, मठ बनाए, ठीक है, इन्होंने मठ बनाए, बहुत सारे एबेज बनाए, ये सब बना करके वहां पर लिटरेचर को पढ़ाया, लिटरेचर को इकट्ठा किया। तो देखते हैं, इट्स सेंटर वाज द मोनेस्ट्रीज, और इन्हीं का जो स्कूल था ना, इसको नॉर्थम्ब्रियन स्कूल कहा जाता है, और इसके सेंटर कहां थे? मोनेस्ट्रीज थे, मठ थे। एबेज सच एज जैरो एंड विटबी, आज भी ये हमें देखने को मिलते हैं ना, करें। एंड इट्स थ्री ग्रेटेस्ट नेम्स, और तीन इसके सबसे बड़े महान पोएट जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में या एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, तीन महान पोएट वो इसी ग्रुप के थे। कौन कौन थे वो? एक थे बीड साहब, वेनरेबल बीड जिनको बोलते हैं, एक थे कैडमन साहब, और एक थे सिनेवुल्फ, एक थे सिनेवुल्फ। तीन लोग ये इसी एडन ग्रुप के हैं, ठीक है, मतलब जो सेल्ट्स और आयरलैंड से आए हुए थे उसी ग्रुप के हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारे पहले राइटर हैं वेनरेबल बीड, वेनरेबल बीड। तो चलिए, कल से हम लोग वेनरेबल बीड को पढ़ेंगे, इतना आप रिवाइज कर लीजिए। कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा ना, कुछ आपके क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों का अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, फिर हम उसको बताते हैं। रोहित कह रहे हैं सर मिरविफ का अरे ये मिरविफ मतलब जो समुद्र में रहने वाले फीमेल्स होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं
मिरवेव। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो रेज योर, फटाफट जो है आस्क योर क्वेश्चंस, तो हम लोग फिर चलते हैं। सर बिवोल्फ इज रिटन इन विच फॉर्म? बिवोल्फ तो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है बेटा, अलिटरेटिव उसको फॉर्म बोलते हैं ना, एक्चुअली रिपीटेटिव या अलिटरेटिव फॉर्म बोलते हैं, बार बार वो उसमें रिपीटेशन होता है ना। ओल्ड इंग्लिश की खासियत ही है अलिटरेटिव पोएट्री होती है, अलिटरेटिव। तो ये सब हमने हालांकि एमसीक्यूज में भी करा दिया है, और एमसीक्यूज की सीरीज भी आज से हमारी आपकी चलेगी, और ग्रामर की ना। और आपके कोई क्वेश्चन है? हाँ, मियर विफ का वही मतलब है बेटा, मियर विफ का मतलब जो मतलब शैतान, फीमेल मॉन्स्टर लिविंग इन सी, सी में जो रहने वाली मतलब समुद्री चुड़ैल कह लो, जो भी कह लो, समुद्री राक्षस कह लो, वही होती है। ठीक है। हाँ, पैगनिज्म जो है ओल्ड रिलीजन है, हाँ बिल्कुल, पैगनिज्म जो है मिलता है इंग्लैंड में, अभी हम देखेंगे पैगनिज्म के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अभी बीए की क्लास हमारी थोड़ी देर में शुरू होगी, वहाँ पे भी हम एमसीक्यूज करा रहे हैं जॉन डन के, तो आप अगर अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके लिए जो क्लास मतलब ऐसे बच्चे जो स्पेशली केवल जो है टीजीटी पीईटी या नेट जेआरएफ के लिए देख रहे हैं, तो 8 बजे आपकी एमसीक्यूज शुरू होगी, और 9:30 पर इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, सब लोग जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए, कमेंट वगैरह जरूर आप लोग डाला करिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।